परिवारों से मिलने दें। देखिए, हम तो सिर्फ परिवारों से मिलने जा रहे थे और क्या काम था हमारा, उनके जाके उनके जख्मों पे मरहम लगाना चाह रहे थे, हम वहां जाके उनके लिए साथ मांगना चाह रहे थे। बीजेपी उससे भी बड़ी घबरा गई। लेकिन जब नहीं, उन्होंने लेकिन देखा बीजेपी तो कि ये भी देश पूछ की रही है जनता आपसे में, कि आप जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता मरे हैं उनके यहाँ क्यों नहीं गए? बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है और वो ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए आप नहीं गए वहां पर। देखिए नहीं, देखिए बीजेपी के जो होम मिनिस्टर है उनके बेटे ने किसानों को कुचला और बीजेपी के होम मिनिस्टर और बीजेपी की सारी सरकार उनको बचाने में लग गई। ये एक सच्चाई है। एक होम मिनिस्टर, एक सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे होते हैं उनको बड़े ध्यान से ये देखना चाहिए उनका आचरण कैसा है और उनकी भाषा कैसी है और वो लोगों से कैसा सलूक करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हम उनकी आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे, ये मेरे का कहना है। और आगे भी जो देखिए, मोदी जी से हमें और कोई उम्मीद भी नहीं है। वो एक तानाशाह की तरह अपने आप को समझते हैं और वो ये चाहते हैं जो मैं चाहूं हिंदुस्तान में वो होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। आपको गरीबों की, दलितों की, जो अनएम्प्लॉयड हमारे हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सबकी आवाज इनको हम सुनने पे मजबूर करेंगे और हम लोगों के लिए इंसाफ की गुहाई करते रहेंगे और हम मेक श्योर करेंगे वो इंसाफ लोगों को मिले, जिसके लिए राजेश राहुल चौधरी गांधी जी, प्रियंका गांधी पूरा जी, का पूरा राष्ट्रपति विपक्ष तक इस वक्त इस बात को लगातार कह रहा है पुरजोर तरीके से कि आप लोग जो तय कर लेते हैं उसके दाएं बाएं कुछ देखना नहीं चाहते हैं। एक तानाशाही, अराजकता वाला रवैया है आपका जनता के प्रति। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र बड़ा प्रवचन कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों सिखों को जिंदा जला दिया जिस कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर, और इनके सर्वश्रेष्ठ नेता उस समय राजीव गांधी थे। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। इनके मुंह से ये उपदेश शोभा लगते हैं क्या? ये इनको शोभा देता है? देखिए, सबसे ज्यादा ये इन लोगों को जी आती हूँ मैं आपके पास। पहले किसानों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें कोई मतलब किसानों से नहीं है। आपको किसानों से मतलब होता तो किसान की हालत नहीं होती। 60 साल तक तो कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। यदि किसान की हालत खराब है तो उसके सबसे बड़े पापी और पाप के भागीदार तो यही हैं। इन्होंने ही तो अपराध किया है, उसी को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं मेरे भाई। डरना तो अपराधी को पड़ता है। डरना तो पड़ता है प्रियंका वाड्रा के पति को, जो किसानों की जमीनों को खा जाता है, जो गुड़गांव के अंदर घोटाला करता है, जो हरियाणा की अनेकों किसानों की जमीन को हड़प जाता है, उसको डरना होगा। और योगी जी का राज है, यहाँ अपराधियों को डरना होगा, गुंडों को डरना होगा, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को डरना ही होगा। तो आप ये समझिए कि ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इसके अलावा इनका किसी से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। और जहां पर पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, इधर से चन्नी आ रहे हैं, उधर से सिद्धू साहब चले आ रहे हैं, तो ये पंजाब की राजनीति को यहाँ आकर के लखीमपुर में करना चाहते थे। और ये चाहते थे दंगा भड़काना, ये चाहते थे यहाँ आग लगे, दंगा भड़के, लोग मारे जाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार बदनाम हो। इनका मकसद केवल दंगा भड़काना आप लोग दंगा भड़काने की कोशिश के तहत वहां पहुंच रहे थे। अब देखिए, हिंदुस्तान की जनता को पता है दंगा फैलाने में जो मास्टर पार्टी है वो बीजेपी और आरएसएस है। देखिए, हमने तो बचपन से देखा है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, एक तरफ ओवैसी है, एक तरफ बीजेपी है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे चुप तो रहिए, थोड़ी देर बोलते बहुत है, शांति से सुनिए, ठीक है? एक तरफ ओवैसी है तो इनसे बुलवा लीजिए, इनको अपनी आवाज बहुत पसंद है, इनको एंकर साहिबा से मुदित अग्रवाल से रिक्वेस्ट है कि इनको भ्रष्टाचार के कारण से जेल नहीं जाना पड़ा इस सरकार में। राजेश जी प्लीज, हो गया तो बोलने का दम रखते हैं इसलिए बोलेंगे भाई। तो बोलते रहिए ना, आपको मना किसने किया? आपको आवाज अपनी बड़ी पसंद है, बोलते रहिए, दिन भर बोलते रहिए, किसने मना किया? लेकिन दूसरे को जब समय मिलता है थोड़ा शिष्टाचार भी सीखिए, या बिल्कुल नहीं बता। आप ऐसी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जो केवल और केवल राजनीति करना चाहती है। यहाँ किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। बता दीजिए। और उत्तर प्रदेश में आप कहाँ टिके? उत्तर प्रदेश में आपकी क्या साहिबा, इनको पोजीशन है? आप जरा अपना आत्ममंथन तो कर लीजिए। बोलिए। हो गया, बोलिए। अब चुप रहेंगे, थोड़ी देर शांति रखेंगे। मुदित बोलिए। पता नहीं, देखिए, दूसरे आदमी जब बोलता है बीच में नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा इनको, बीजेपी वालों को थोड़ा शिष्टाचार सिखाइए। बीजेपी आईटी सेल इनको ट्रेनिंग करके भेजती है कि दूसरा आदमी बोले बीच में बोलते रहे। ये इनकी पुरानी आदत है और सीखेंगे नहीं है, कभी सुधरेंगे भी नहीं। देखिए, बीजेपी बात करती है दंगों की, दूसरे आदमी देखिए, बीजेपी ओवैसी साहब का खेल बता रहे हो। ओवैसी साहब बोलते हैं बीजेपी का वोट बढ़ता है, बीजेपी बोलती है ओवैसी साहब का वोट बढ़ता है। दोनों आपस में साठगांठ कर रखी है। देखिए, ये तो हालात हैं इन लोगों के। देखिए,
कांग्रेस ने हमेशा अच्छी सरकार चलाई है और हमेशा सब लोगों को सम्मान माना है, साथ माना है। बीजेपी ने हमेशा लोगों को लड़ा के देश पे राज किया। जहां तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी तो अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, आप बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तो छोड़िए। देखिए दिक्कत क्या है मोदी जी में, छोटी सी समझा देता हूं। देखिए जो एक प्रधानमंत्री होता है, मोदी जी अपने आप को देश का मालिक समझते हैं, देश का सीईओ समझते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो देश एक पिता के समान होना चाहिए। उसका जो आचरण होना चाहिए, जैसे परिवार में पिता होता है जो सबके दुख दर्द समझता है, सबके दुख दर्द सुनता है, वैसा होना चाहिए। उन लोगों की मदद करनी चाहिए। वो माफ करना, अपने आप को देश का मालिक समझता है। जब तक वो ये सोच नहीं बदलेंगे, वो उनका जो ये भाषा आपकी सही नहीं करने का है। तरीका मुझे लगता है कि आपको संयम रखकर बोलना चाहिए। आप अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन मोदी जी भाषा में जिस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए, जो जायज है, जो सुनने लायक है, वो कम से कम होना चाहिए। शिवम, आपका जवाब इन पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुदित जी एक बहुत बड़े डिफॉल्टर आदमी हैं। पहले भी प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में बहुत गलत तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि दंगों की मास्टरी किसकी है, आपको बता देता हूं। 1947 में जब देश बांटा 30 लाख लोग आपने काटे, अब बीच में कूदने लगे। आपको क्या बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी है क्या? मुदित जी बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी आपको? बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी है क्या आपको? अब आप चुप रहिए जरा, जरा सुनिए अभी आपको। सुनिए आप, मैं कुछ भी बिना लॉजिक के नहीं बोलता हूं। आप चिल्ला नहीं सकते, चुप हो जाइए ना। अब प्रीति जी इनको सिंगल हैंडेडली अपने आप बोलना था, वन साइडेड ट्रैफिक चलाना था। अब ये बीच में आकर कूदेंगे। इनको कहिए कृपया करके सुनिए, आपसे ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस से ट्रेनिंग ले ली मैंने तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपने राहुल गांधी से ट्रेनिंग ली हुई है, देखिए आपका क्या हाल है। प्रीति जी इनको कहिए, प्लीज इनको मौका दीजिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोला। सबसे पहले आप इस देश में दंगों की मास्टरी कर बैठे हैं। 1947 में 30 लाख लोगों को कटवा दिया कांग्रेस ने। बीजेपी तो थी नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी जी ने साधुओं को मारा। सुनिए तो सही, वो कह क्या रहे हैं, शिवम कह क्या रहे हैं, बात तो सुनिए। आप इस तरह से इस देश में सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों लिखते हैं? यू नो नथिंग, आप कुछ इतिहास नहीं जानते। और बताइए ना, आप इतने दलितों के प्यारे हैं की जरूरत है। वो देखिए, हो सकता है कि किसी की विचारधारा कांग्रेस प्रो हो सकता है किसी की विचारधारा बीजेपी प्रो। उसमें दिक्कत क्या है? सब अपनी विचारधारा को लेकर अपनी बात रखें। ये आज बाड़मेर के शिवनगर थाना क्षेत्र की घटना है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी तरह का पर्सनल अटैक नहीं कीजिए, और शिवम को हम सुन लेते हैं प्लीज। देखिए मुझे ब्रेक भी लेना है, शिवम की बात भी सुन लेते हैं। जवाब दीजिए। आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेट हैं। अरे सुनिए, अगर मैं प्रवक्ता हूं, मेरे को चिट्ठी दे दीजिए, चिट्ठी दे दीजिए लाकर, मैं भी मान लूंगा। बेकार में टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे आपके हैकलिंग पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यहां पर प्रीति जी, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है।